नमस्कार साथियों, कल हमने जो है इसी टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, जिनमें मैंने 28 क्वेश्चन नंबर जो है आपको बताया था कि आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कुछ साथियों ने इसका सही आंसर दिया है, कमेंट भी करके गए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ साथियों ने 30 के 30 क्वेश्चन जो है राइट आंसर दिए हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है, आपको जो है इसका फल आपको NAM एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम आयुर्वेद की नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जो 28 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको जो है कमेंट करने के लिए बोला था, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अत्यधिक खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नित्य सेवनीहार नहीं है? तो रोज जो है अत्यधिक खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, आज हम जो है आगे के कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम कम से कम 50 क्वेश्चन जो है आज हम जरूर करेंगे। आप सभी साथी जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहे और मेरे साथ में जो है आपको आंसर बताते चलना है। मैं आपको आंसर बताने का टाइम भी दूंगा, जिसमें आपको आंसर आपके हिसाब से बताना है और लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है आपने राइट किए हैं। ठीक है, कल का हमारा अंतिम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23। चरक संहिता में आहार विधि विशेष आयतन के अंतर्गत कितने कारकों का वर्णन किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन था और राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी। 8 प्रकार के अष्टविधार विशेषता विशेष आयतन बताए गए हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम जो है आज के 50 क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 31 नंबर का। आहार विधि विशेष आयतन में करण का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। जो अष्टविध आहार विशेष आयतन बताए गए हैं उनके अंदर एक है करण। करण का तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है भोजन की मात्रा, भोजन का संस्कार या उसकी तैयारी, भोजन का संयोग या फिर भोजन का स्थान। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड। भोजन का संस्कार और तैयारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक भोजन की मात्रा पर निर्धारित करता है? कौन सा कारक भोजन की मात्रा पर निर्धारित करता है? भोजन की मात्रा को निर्धारित करता है कौन सा कारक है निम्न में से? देश, राशि, करण या फिर प्राकृतिक। बताइए प्रकृति। राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भोजन की मात्रा है उसका निर्धारण राशि करता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भोजन ग्रहण करने के नियम, जैसे भोजन गर्म होने पर खाना क्या कहलाता है? भोजन ग्रहण करने का नियम क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है उपयोग संस्था, उपयोक्ता, प्रकृति और देश। भोजन ग्रहण करने के नियम को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयोग संस्था। ठीक है, इसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है स्थावर स्नेह में कौन सा तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया? बताइए स्थावर स्नेह में कौन सा तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है? कुसुम्ब का, सहसर्प का, तिल तेल या फिर एरंड तेल। बताइए स्थावर स्नेह में कौन सा तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान्य वर्ग में किसे किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया? जो संविधान्य वर्ग है उसके अंदर किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बताइए मांस को, चणक को, मुद्र को या फिर मसूर को। बताइए किसे माना गया है? मांस को, चणक को, मूंग को या फिर मसूर को संविधान्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंग। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ हितकर धान्य माना गया? बताइए। जो ऑप्शन के अंदर है यवक, रक्तशाली, मांस या सेसर, किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तशाली। इसे सर्वश्रेष्ठ धान्य माना गया है, हितकर है।
भोजन से पहले भूख बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है? बताइए। भोजन से पहले भूख बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अनुशंसित है? ऑप्शन है ठंडा पानी, अदरक और सेंधा नमक, मिठाई या अत्यधिक तरल पदार्थ। बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, भोजन से पहले भूख बढ़ाने या अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा अदरक और सेंधा नमक, ऑप्शन नंबर बी, अग्नि दीप्त करना होने के लिए। ठीक है। पथ्याहार को उस भोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो मन को प्रिय और शरीर के लिए हितकारी हो, बेस्वाद लेकिन औषधि हो, बहुत मसालेदार और उत्तेजक हो, या केवल बीमारी के दौरान खाया जाता हो। बताइए, पथ्याहार का मतलब पूछ रहा है आपसे, पथ्याहार से क्या मतलब समझते हो आप, ये इसको आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। तो पथ्याहार है उसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मन को प्रिय हो और शरीर के हितकारी हो, शरीर के लिए हितकारी हो और मन को प्रिय हो, वो भोजन है वो पथ्याहार कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आचार्य चरक ने निद्रा के कितने भेद माने? बताइए, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने निद्रा के कितने भेद माने हैं? 3, 6, 7 या फिर 8? बताइए, चरक के अनुसार निद्रा के भेद आपको बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की निद्रा जो है आचार्य चरक ने बताई है। सुश्रुत के अनुसार दिवा स्वप्न किस दोष को प्रकोपित करता है? बताइए, सुश्रुत के अनुसार दिवा स्वप्न किस दोष को प्रकोपित करता है, यानी दिन में सोने पर जो है कौन सा दोष प्रकोपित होता है? राइट आंसर आपको बताना है। केवल बात, केवल कफ, सर्वदोष प्रकोपक या फिर केवल पित्त? बताइए, सुश्रुत के अनुसार दिन में सोने पर किस दोष को प्रकोपित करता है? जिस दिन में जब आप सोते हो तो कौन सा दोष प्रकोपित होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व दोष प्रकोपक। सारे दोष जो है प्रकोप होते हैं दिन में सोने पर। आयुर्वेद में रात में होने वाली स्वाभाविक नींद को क्या कहते हैं? बताइए, आयुर्वेद में रात में होने वाली स्वाभाविक नींद को क्या कहते हैं? अकाल निद्रा, भूतधात्री निद्रा, तामिसक निद्रा या फिर दिवा स्वप्न? बताइए, 41 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतधात्री निद्रा। जब रात में सोते हैं, स्वाभाविक नींद आती है रात में, तो उसको आयुर्वेद के अंदर भूतधात्री निद्रा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, किस ऋतु में दिन में सोना या दिवा स्वप्न विशेष रूप से सभी के लिए अनुमत है? बताइए, यानी ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें आप दिन में सो सकते हो? ऑप्शन है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या फिर हेमंत ऋतु? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रीष्म ऋतु ऐसी है जिसके अंदर आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको सो लेना चाहिए। ठीक है, दिन में सो लेना चाहिए, नहीं सभी ऋतुओं के अंदर जो है मना किया है, दिन में नहीं सोना चाहिए, ओनली ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका 43, आयुर्वेद के अनुसार सोते समय किस दिशा में मुंह होना चाहिए? बताइए, बताइए, राइट आंसर 43 नंबर का क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार सोते समय किस दिशा में मुंह होना चाहिए? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में? तो सोते समय जो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में मुंह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि रात्रि जागरण किन स्थितियों में हितकारी है? बताइए, रात्रि जागरण किन स्थितियों में हितकारी है? वात और पित्त, कफ मेद और विष, आत्मा और सत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, रात्रि जागरण किन स्थितियों में हितकारी होता है? बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कफ मेद और विष, इनकी स्थिति होने पर जो है रात्रि में जागरण कर सकते हैं।
निद्रा में किस दोष या गुण की प्रधानता होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, निद्रा में किस दोष या गुण की प्रधानता होती है? ऑप्शन है पित्त और तम, वात पित्त रज, कफ और तम, और वात प्लस कफ प्लस तम। तो 45 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, जरूर बताना है। इसको जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको जरूर बता के जाना 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मूर्छा में किन दोषों या गुणों की प्रधानता होती है? बताइए, मूर्छा में, बताइए। पित्त और तम, वात और रज, कफ और तम, या फिर पित्त और रज की? बताइए। मूर्छा में जब मूर्छा की स्थिति होती है, बेहोश होने की स्थिति होती है, तो किन दोष या गुणों की प्रधानता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पित्त और तम। इसके बाद में है, भ्रम किन तत्वों के संयोजन से होता है? बताइए, भ्रम किन तत्वों के संयोजन से होता है? वात कफ और तम, वात पित्त और रज, पित्त और तम, कफ और तम। बताइए, भ्रम होने की जो स्थिति होती है वो किन तत्वों के संयोजन से होती है? 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वात पित्त और रज, इनके संयोजन होने पर भ्रम होता है। ठीक है, वात पित्त और रज। 48 नंबर का क्वेश्चन है, आचार रसायन का अर्थ बताना है आपको। जड़ी बूटी खाना, नैतिक और स्वस्थ व्यवहार, पंचकर्मा, या फास्टिंग? बताइए, आचार रसायन का जो है क्या है अर्थ? तो आचार रसायन का जो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक और स्वस्थ व्यवहार ही आचार रसायन का अर्थ होता है, मतलब होता है। निम्नलिखित में से किसे सदव्रत अभ्यास माना जाता है? बताइए। सदव्रत अभ्यास, झूठ बोलना, उत्तर की ओर मुंह करके दांत साफ करना, दूसरों की मदद करना, या फिर जल्दी खाना? सदव्रत के अंदर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की मदद करना सदव्रत के अंदर आ जाएगा। सदव्रत किससे संबंधित है? आहार संबंधी आदतें, सामाजिक और नैतिक आचरण, शारीरिक व्यायाम, या फिर नींद की दिनचर्या? सदव्रत किससे संबंधित है? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और नैतिक आचरण जो है सदव्रत से संबंधित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का, 51 नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग में सदव्रत या सदाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्सिंग में सदाचार या सदव्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शारीरिक शक्ति, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, धन प्राप्त करना, या कैंसर का इलाज? बताइए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा संस्कृत मूल के आधार पर अनुपान की सही परिभाषा वर्णन करता है? बताइए। जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, भोजन से पहले पिया जाने वाला पेय, भोजन या औषधि के साथ या बाद में लिया जाने वाला पेय, खाली पेट ली जाने वाली औषधि, या फिर दवा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सादा पानी? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए में से संस्कृत मूल के आधार पर अनुपान की सही परिभाषा बतानी है आपको। अनुपान की सही परिभाषा बतानी है। अनुपान का मतलब क्या होता है? अनुपान का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो अनुपान का मतलब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुपान जो होता है, भोजन या औषधि के साथ या बाद में, भोजन या औषधि के साथ या बाद में लिए जाने वाला जो पेय होता है उसे ही अनुपान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अनुपान में खाए गए भोजन के संबंध में कौन सा गुण होना चाहिए? एक आदर्श अनुपान में खाए गए भोजन या आहार के संबंध में कौन सा गुण होना चाहिए? भोजन के समान गुण होना चाहिए, भोजन के विपरीत गुण लेकिन धातुओं के लिए हानिकारक नहीं हो,
अत्यधिक गर्म या मसालेदार या पचने में भारी? बताइए 53 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोजन के विपरीत गुण वाला होना चाहिए लेकिन धातुओं के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस पदार्थ को सबसे उत्तम या सर्वश्रेष्ठ सार्वभौमिक अनुपान माना जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? अनुपान, सर्वश्रेष्ठ अनुपान माना जाता है। दुग्ध, मधु, जल या फिर मध्य, एल्कोहल? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को। जल जो है सर्वश्रेष्ठ है अनुपानों के अंदर। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष विकारों के लिए आदर्श अनुपान क्या है? बताइए। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष विकारों के लिए आदर्श अनुपान, यानी कफ दोष यदि विकृत हो गया है तो आपको किस अनुपान का जो है उपयोग करना चाहिए? शीतल जल का, रुक्ष और उष्ण का, मधुर का या फिर ठंडे दूध का? 55 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आप। कफ दोष विकृत हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कफ दोष हुआ है तो हम क्या करेंगे? पित्त जो है, पित्तवर्धक चीजें खाएंगे, रुक्ष और उष्ण। ठीक है। बात दोष असंतुलन के लिए कौन सा अनुपान सबसे उपयुक्त है जो स्नेहन में सहायक है? बताइए। मधु, स्निग्ध और उष्ण, शीतल जल या फिर तक्र? वात दोष का असंतुलन हो गया है, वात दोष जो है विकृत हो गया है, तो उसके लिए अनुपान सबसे उपयुक्त क्या रहेगा? बताइए। 55 क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्निग्ध और उष्ण जो है अनुपान हम उपयोग में लेंगे। मोटापे या स्थूल से ग्रस्त व्यक्ति के लिए वजन कम करने में मदद हेतु कौन सा अनुपान विशेष रूप से अनुशंसित है? मांस रस, मधुदक, शहद और पानी, दुग्ध या फिर एल्कोहल, मध्य? बताइए। 57 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुदक, शहद और पानी। एक दुबले या कम वजन वाले कृश व्यक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए आदर्श अनुपान क्या है? कोई दुबला पतला व्यक्ति है, कम वजन है उसका, ठीक है, पतला है, क्रश है कोई व्यक्ति, लेकिन उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है आदर्श अनुपान क्या होना चाहिए उसका? हनी होना चाहिए, मधुजल या फिर सुरा होनी चाहिए या फिर शीतल जल या फिर तक्र? बताइए क्या अनुपान लेना चाहिए उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए? 58 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरा। ठीक है। आयुर्वेद में एक वर्ष में कितनी ऋतुएं वर्णित है? बताइए। आयुर्वेद के अंदर एक वर्ष में कितनी ऋतुएं वर्णित है? 4, 6, 12 या फिर 2? बताइए। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 ऋतुएं बताई गई है आयुर्वेद में एक वर्ष के अंदर। ठीक है। चलिए, यम दृष्ट काल किसके मिलन को संदर्भित करता है? यम दृष्ट काल किसके मिलन को संदर्भित करता है? शिशिर और बसंत, शरद और हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा या फिर वर्षा और शरद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताना है। यम दृष्ट काल किसके मिलन को संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद और हेमंत ऋतु जो मिलती है तो उस समय को क्या बोलते हैं? यम दृष्ट काल बोलते हैं। कौन सी ऋतु आदान काल उत्तरायण के अंतर्गत आती है? आदान काल या उत्तरायण के अंतर्गत कौन सी ऋतु आती है? वर्षा, शरद, ग्रीष्म या फिर हेमंत? बताइए। उत्तरायण काल के अंतर्गत कौन सी ऋतु आती है? 61 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु जो है उत्तरायण के अंदर आती है। चलिए, आदान काल में मनुष्य के बल का क्या होता है? बताइए। आदान काल में मनुष्य के बल का क्या होता है? बल बढ़ता है, बल घटता है, बल स्थिर रहता है या बल चरम पर रहता है? बताइए। 62 का राइट आंसर बताना है। तो आदान काल है उसके अंदर जो है
मनुष्य का बल है वो घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में शरीर का बल अधिकतम होता है? किस ऋतु में शरीर का बल जो है वो अधिकतम या प्रवर बल होता है? वसंत, शरद, शिशिर या फिर हेमंत? बताइए। 63। किस ऋतु में शरीर का बल अधिकतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत। पंचकर्म उपचार विशेष रूप से वमन के लिए कौन सा ऋतु सबसे अच्छा है? बताइए। वमन जो है, वमन कर्म करवाने के लिए सबसे श्रेष्ठ ऋतु या मौसम कौन सा है? वसंत, ग्रीष्म, शरद या फिर शिशिर? वमन कर्म कब करवाना चाहिए, कौन से महीने में करवाना चाहिए? सबसे जो सर्वश्रेष्ठ ऋतु है वो आपसे पूछ रहा है वमन कर्म के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत ऋतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। आयुर्वेद किन ऋतुओं में अल्प व्यायाम की सलाह देता है? किन ऋतुओं में कम व्यायाम करना चाहिए? वसंत में, शरद में, ग्रीष्म और वर्षा में, और या फिर हेमंत में? तो 65 का आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के अंदर जो है आयुर्वेद कहता है कि कम व्यायाम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में आहार में किस रस की प्रधानता होनी चाहिए? बताइए। किस रस की प्रधानता होनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हम आहार लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो कौन सा रस प्रधान होना चाहिए? कटु, अम्ल, मधुर या फिर लवण? बताइए। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर की जो है प्रधानता होनी चाहिए। मंत्र सेवन का निर्देश किस ऋतु में दिया गया है? मंत्र का सेवन करना चाहिए ऐसा कौन सी ऋतु के लिए बताया गया है? बताइए। ऑप्शन है वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म या फिर शिशिर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म। किस मौसम में पित्त दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है? बसंत में, शरद में, शिशिर में या फिर हेमंत में? कौन सी ऋतु है जिसमें पित्त दोष जो है बढ़ता है, बताना है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु में पित्त दोष की वृद्धि होती है। ठीक है। पित्त सामक आहार विहार के लिए कौन सी ऋतु अनुशंसित है? पित्त सामक आहार विहार के लिए कौन सी ऋतु अनुशंसित है? वर्षा, शरद ऋतु, वसंत या फिर शिशिर? बताइए। 69 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से शुद्ध किया गया जल हंसोदक किस ऋतु के लिए बताया गया है? बताइए। जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों से शुद्ध किया जाता है उस जल को बोलते हैं हंसोदक। ठीक है। तो कौन सी ऋतु के अंदर करना चाहिए? हेमंत में, शरद में, वसंत में या फिर वर्षा ऋतु में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु में ये काम करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हरितकी के साथ किस अनुपान की अनुशंसा की जाती है? लवण की, गुड़ की, मधु की या फिर शर्करा की? बताइए। ग्रीष्म ऋतु में हरितकी के साथ किस अनुपान की अनुशंसा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़ की। आयुर्वेद में कितने धारणीय वेग है जिन्हें वर्णित है? आयुर्वेद में कितने धारणीय वेग है जो है वर्णित है या जिन्हें नहीं रोकना चाहिए? कितने धारणीय वेग है, उनकी संख्या पूछी गई, 10, 14, 13 या फिर 7? बताइए। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 प्रकार के धारणीय वेग जो है बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वेग नहीं है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वेग या अधारणीय वेग नहीं है जिसे रोकना नहीं चाहिए, दबाया यानी रोकना नहीं चाहिए? मल को नहीं रोकना चाहिए, छींक को नहीं रोकना चाहिए, क्रोध को नहीं रोकना चाहिए या फिर मूत्र को नहीं रोकना चाहिए? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को जो है दबाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है।
मल को भी नहीं दबाना चाहिए, ठीक है, छींक को भी आप दबा नहीं सकते और मूत्र को भी नहीं दबा सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। ठीक है, या फिर ये पूछ रहा है, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो मतलब है ना वो ये है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है 73 नंबर का कि आपको अधारणीय वेग नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो अधारणीय वेग नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याधि के 3 कारण कौन से हैं, बताइए व्याधि के 3 कारण। असात्म इंद्रिया, अर्थ संयोग, प्रज्ञा प्राप्त परिणाम, वात पित्त कफ, निजागंतुज मानस, या फिर रस रक्त मांस, बताइए राइट आंसर आपको बताना है। व्याधि के 3 कारण कौन से हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो व्याधि के जो 3 कारण है त्रिविध हेतु, वो कौन से हैं? तो त्रिविध हेतु जो है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्रिविध परीक्षा में कौन सा क्रम सही है? दर्शन स्पर्शन प्रश्न, नाड़ी जिव्या मूत्र, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, हेतु लिंग औसत, बताइए 75 क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिविध परीक्षा में कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, ये त्रिविध परीक्षा के अंदर आता है। चरक संहिता के अनुसार त्रयेषणा कौन सी है? प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा, काम क्रोध लोभ, वात पित्त कफ और मन बुद्धि अहंकार, बताइए। तो त्रयेषणा है वो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। निम्नलिखित में से कौन त्रिविध बल का वर्णन करता है? सहज कालज युक्ति, मृदु मध्य तीक्ष्ण, अल्प मध्यम उत्तम, वात पित्त कफ, बताइए राइट आंसर। त्रिविध बल का वर्णन करता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सहज कालज और युक्तिकृत बल त्रिविध बल के अंदर आता है। त्रिविध रोग मार्ग शब्द में शामिल है, बताइए। त्रिविध रोग मार्ग शब्द में शामिल है मुख नासिका कान, शाखा कोष्ठ मध्यम, सिर धड़ अंग, वात पित्त कफ। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाखा कोष्ठ और मध्यम। 79 क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन ऋषि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है और उन्होंने योग सूत्र संकलित किए? पतंजलि, वीकेएस अयंकर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि वशिष्ठ, बताइए। 79 का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन, बताइए। तो इस का जो 79 का आंसर हो जाएगा ए, पतंजलि को। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। आज जो है हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आज हो गए, 30 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार योग के कितने अंग या चरण है, बताइए। योग के कितने अंग या चरण बताए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताना है, 5, 6, 8 या फिर 10, बताइए। तो 80 नंबर का क्वेश्चन और एक था आपका 45 नंबर का क्वेश्चन, इनका जो आंसर आपको कमेंट में बता के जाना है कि दोनों क्वेश्चनों के क्या आंसर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको अच्छे से अच्छे कमेंट करना है, वीडियो को जो है शेयर कर देनी है अपने साथियों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, और जो है आपको लगातार अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है आपके लिए हम लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।